बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इफ़ पी एन बी द स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो अभी मैंने जो लेक्चर दिया ये रीज़न क्या हो गया कि इसको मैं बोल रहा था क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ पी एन इज द स्टेटमेंट। हमारे पास पी एन एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? 2 to the power 3n - 1 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या हमारा 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो इसमें तुम n का वैल्यू डालोगे ना, जैसे तुम डाल के देख लो, n का वैल्यू 1 डालो तो क्या होगा, 2 to the power 3 - 1, 8 - 1 इज 7, तो 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। n का वैल्यू 2 डालो, तो n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 6। n हमारा इंटीजर है, n का वैल्यू -1 नहीं डाल सकते हो, n का वैल्यू 0 नहीं डाल सकते हो, n हमारा इंटीजर है। ये सॉरी इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n का वैल्यू तुमने डाला 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 - 1। 2 to the power 6 क्या होता है, 4 8 16 32 64, 64 - 1 क्या होता है 63। तो 7 9 ज़ा 63, तो 7 9 ज़ा तो हो गया ना मल्टीपल 7 का। तो यहाँ पे तुम n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा ये 7 का मल्टीपल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैंने बोला कि प्रूफ करना है तो एक बच्चा क्या करेगा वो मैं बता रहा हूं। एक बच्चा करेगा, एक बच्चा इसको ऐसे बोलेगा कि अच्छा किसको 7 का मल्टीपल प्रूफ करना है, इसको जैसे मैंने ना स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट में मैंने बोला पी ऑफ एन को मैंने क्या बोला, 2 to the power 3n - 1, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्रूफ डैट पी ऑफ एन इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। तो एक बच्चा बोलेगा कि ठीक है एन का वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 डाला तो क्या हो गया, 2 to the power 3 - 1 7 हो गया। फिर एन का वैल्यू 2 डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 × 2 - 1 क्या हो जाएगा 63। ये भी क्या हो गया 7 × 9। तो फिर हमारा 9 क्या हमारा इंटीजर है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर होता है। ऐसे करके फिर p का वैल्यू वहाँ पे 3 डालेगा, फिर बोलेगा 2 to the power 3 × 3 - 1। उसको भी बोल देगा कि 7 × लैम्डा के फॉर्म का ले आएगा, लैम्डा इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे करके वो 3 4 वैल्यू, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, वो n के 3 4 वैल्यू पे कैलकुलेट कर देंगे। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन होता एग्जाम में होता तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेंस Pn 2 to the power 3n - 1 is an integral multiple of 7। क्या बोल देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हेंस प्रूफ लिखेंगे और एक बार 2 मारते, एक नहीं मारते, जो गलत प्रूफ करते हैं ना वो 2 मारते, ऐसे करके बोलेंगे हो गया प्रूफ। उसके बाद जब वो टीचर चेक करेगा तो ऐसे डाल के वो डाल देगा 0 मार्क्स। अब इसमें क्या है, इसमें समझना क्या है कि देखो प्रूफ हम करते हैं ना किसी बात को, इस लॉजिक को समझो। किसी बात को डिसप्रूफ करने के लिए, गलत साबित करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है। जैसे तुम लाइफ में हमेशा सच बोलते हो, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलते हो। अगर तुमने लाइफ में एक बार भी झूठ बोल दिया और तुम पकड़े गए कि तुम इसमें यहाँ पे तुमने झूठ बोला तो तुम झूठे साबित हो जाओगे। भले ही तुमने लाइफ में हमेशा सच बोला और तुमको खुद को सच्चा साबित करना है तो जिंदगी भर सच बोलोगे तो तब भी लोग शक करेंगे। ये तो मैंने बहुत एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ले लिया, मतलब इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अगर हमें किसी थ्योरम को डिसप्रूफ करना है, गलत साबित करना है, तो उसके लिए अगर मैंने एक भी काउंटर एग्जाम्पल दिखा दिया, मैंने एक भी एन का वैल्यू ऐसा खोज लिया, यहाँ पे एक भी एन का ऐसा वैल्यू खोज के निकाल दिया जिसपे पी ऑफ एन 7 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, एक भी एन का ऐसा वैल्यू खोज लिया। मान लो एन का वैल्यू मैंने 99 खोज लिया और मैंने देखा है कि 2 to the power 3 × 99 - 1 ये जो पूरा नंबर आया ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, दिखा दिया, तो फिर ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, गलत हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? एक भी खोज लिया, मतलब किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिसप्रूव करने के लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए
प्रूफ करने के लिए, चाहे अगर तुमने 2 काउंटर एग्जाम्पल ले लो, 2000 ले लो या 2 लाख ले लो, अगर काउंटर एग्जाम्पल लेके तुम दिखा दो कि इसका वैल्यू सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, तो वो प्रूफ नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 1 2 3 लेके दिखा दिया कि ये सारे जो आ रहे हैं वो n के इंटीग्रल मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसका ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर ऐसा होता तो ये फिर चैप्टर का कोई नामो निशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। जैसे हमने इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना था ना, इस थ्योरम को जैसे अभी हमने लिखा था ना पीछे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर ऐसा होता कि अगर मैं n के 2-3 वैल्यूज लेके इस थ्योरम को मैं प्रूफ कर देता, तब तो ये चैप्टर ही नहीं होता। यहाँ पे मैं बोलता कि चलो n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक नंबर नेचुरल नंबर ले, यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाले, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दिखा देते, ये करेक्ट है। फिर n का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ से 2 नेचुरल नंबर लेंगे, तो इसका मतलब 1 + 2, फिर यहाँ 2 डालेंगे तो होगा 2 इंटू 2 प्लस 1/2, ये भी करेक्ट है। फिर n = 3 के लिए करेक्ट दिखा दिया, n = 4 के लिए करेक्ट दिखा दिया। उसके बाद लिखा हेंस, इसको हमने P ऑफ n स्टेटमेंट मान लिया, ठीक है। हेंस फिर हमने लिखा P ऑफ n इज ट्रू। अगर ऐसा होता तो फिर दिक्कत क्या थी, तो ये तो चैप्टर ही नहीं पढ़ते। इससे प्रूफ नहीं होता बच्चों, याद रखना। अगर मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा दिया, मैंने अगर दिखा दिया कि n = 3 के लिए ये हमारा Pn रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, तो फिर ये डिसप्रूफ हो गया। बट अगर मैं n के करोड़ वैल्यू के लिए भी दिखा दूं ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो प्रूफ नहीं हुआ। याद रख, बहुत बोल दिया मैंने आई थिंक ओवर एक्सप्लेनेशन कर दिया इसका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमने क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन अब करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, P ऑफ n। सबसे पहला काम क्या करेंगे, P ऑफ n स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या होगा हमारा 2⁻3n -1। इसको हमने क्या बोला, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। इसको हमने बोला कि ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है तो P ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो लिखा है ना 2⁻3n -1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल मल्टीपल बोलने का ये मतलब है कि इंटीजर हम नेचुरल नंबर को भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी हमारा इंटीजर होता है। इंटीजर को हम सेट में, अगर तुमने पढ़ा है तो इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ये हमारा क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तो इंटीजर में देख लो 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर भी आ गया। तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल बोलने का मतलब कि जो मल्टीपल होगा, जो लैम्डा होगा, वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल है तो n के वैल्यू के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ पी आर इज ट्रू, अगर पी आर ट्रू है तो प्रूव करो कि पी आर प्लस 1 भी ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, इफ पी आर इज ट्रू देन प्रूव दैट पी आर प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने क्या करना है कि नाउ पी आर इज ट्रू, ये तो गिवन है क्वेश्चन में ही गिवन है कि पी आर ट्रू है, ठीक है। तो पी आर अगर ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2⁻3r -1, n की जगह r डाल देंगे तो हमें पी आर मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है, हमारा 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अगर ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है तो 2⁻3r -1 किसके इक्वल होगा, 7 लैम्डा के इक्वल होगा, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2⁻3r को क्या लिख सकता हूं, 1 + 7 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो गिवन है, ये सब जो है ना ये तो हमारा गिवन है,
हमें क्या प्रूफ करना है कि P ऑफ R प्लस वन इज ट्रू। नाउ P ऑफ R प्लस वन निकालते हैं। P ऑफ R प्लस वन क्या होगा, Pn में n की जगह R प्लस वन डाल देंगे। तो देखो बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के बच्चे मिलते हैं, n की जगह वो ऐसे डाल देंगे R प्लस वन माइनस वन ऐसे डाल देंगे। तो फिर यहाँ पे गलत हो गया ना, इसको ब्रैकेट में डालोगे ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2⁻³ प्लस 3 माइनस वन, यही होगा ना PR प्लस वन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2⁻³ इंटू 2⁻³ माइनस वन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है ना कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 2⁻³ इज 8, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 2⁻³ माइनस वन। अब 2⁻³ का वैल्यू यहाँ से, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। 2⁻³ का वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, 1 + 7 लैम्डा डाल सकता हूँ माइनस वन। यहाँ से हमने क्या बोल दिया, फ्रॉम वन। तो ये क्या हो गया 8 + 56 लैम्डा माइनस वन। 8 - 1 इज 7 + 56 लैम्डा। इससे मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया 1 + 8 लैम्डा, ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो, अगर लैम्डा हमारा नेचुरल नंबर है तो किसी भी नेचुरल नंबर को अगर तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी तो नेचुरल नंबर होगा ना। तो 8 लैम्डा भी नेचुरल नंबर होगा, और 1 क्या है, 1 भी नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर में अगर तुम नेचुरल नंबर ऐड करो या 1 ऐड करो तो वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो 1 + 8 लैम्डा भी हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 7 इंटू, इसको हमने लिखा ना 1 + 8 लैम्डा, तो ये भी तो हमारा नेचुरल नंबर है। फॉर एनी लैम्डा, कोई भी नेचुरल लैम्डा का वैल्यू तुम कोई भी नेचुरल नंबर डालो तो 1 + 8 लैम्डा इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर को हमने म्यू बोल दिया। क्या बोल दिया, म्यू। इसे क्या बोलते हैं, म्यू। तो ये किसके इक्वल हो गया 7 म्यू, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया वेयर म्यू इज इक्वल टू 1 + 8 लैम्डा, ठीक है। तो देख लो PR प्लस वन किसके इक्वल हो गया, 7 म्यू के इक्वल हो गया। म्यू किसके इक्वल है, 1 + 8 लैम्डा, और म्यू है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। तो फाइनल हमें PR+1 किसके फॉर्मेट में मिला, PR+1 हमें 7 इंटू म्यू के फॉर्मेट में मिला, मिला ना हमें 7 इंटू म्यू के फॉर्मेट में। तो अगर कोई भी नंबर 7 इंटू म्यू के फॉर्मेट में, इसका मतलब क्या, वो 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ R+1 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका क्या मतलब हो गया, P ऑफ R+1 इज ट्रू। अब लिख सकते हैं इस प्रूफ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों आ जाओ सॉरी, अब बच्चों आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, उसके मेन थ्योरी पे आ जाओ। अभी ये सब तो मैंने तुम लोगों को बताया। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब कोई बोलेगा कि फर्स्ट अगर है तो सेकंड क्या है, तो सेकंड हम आगे देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, उसको पहले हम लोग स्टेटमेंट से समझते हैं। हमने क्या बोला कि लेट P ऑफ n बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट
involving the natural number n such that, सबसे पहले हमने अज्यूम क्या किया कि p ऑफ n जो है हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो नेचुरल नंबर इज इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सच दैट पहला p ऑफ 1 इज ट्रू। अब याद करो टाइल्स वाला जो मोटिवेशन में बताया था, p ऑफ 1 इज ट्रू, तो अगर p ऑफ 1 ट्रू है इसका मतलब कि पहला टाइल गिर गया। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें हम लोग ना मतलब कुछ समथिंग लाइक चेन रिएक्शन हम लोग ऐसा करेंगे जैसे अभी मैंने तुम लोग को बताया था ना, इस टाइप का मैंने रिजल्ट बताया था ना अभी तुम्हें कि अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के जगह 5 6 7 9 करोड़, मे बी n इज इक्वल टू 1 करोड़ के लिए भी ट्रू दिखा दोगे तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू प्रूफ नहीं होगा। बट मैं अगर कोई एक ऐसा चेन रिएक्शन टाइप का कर दूं, मैं दिखा दूं कि जब भी ये हमारा जो pn है n इज इक्वल टू, जब भी ये k के लिए ट्रू है, ये मैं प्रूव मान लो कि ये ट्रू है, तो जब भी n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए करते करते 10 ट्रिलियन तक तुमने दिखा दिया कि ये ट्रू हो रहा है, n इज इक्वल टू 10 ट्रिलियन तक ये ट्रू है, तो भी जाके ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, बिकॉज 10 ट्रिलियन नंबर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है बट मैथमेटिक्स के लिए बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि अगर मैंने ये दिखा दिया कि जब भी ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना pn, ये जो हमारा स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 ऐसे जो स्टेटमेंट है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n+1/2, जब भी ये हमारा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होता है, जब भी ये n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होता है तो फिर ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। कैसे? अब अगर मैंने k का वैल्यू, तो कोई भी रैंडम नेचुरल नंबर हो सकता है, अगर मैंने k का वैल्यू 4 ले लिया तो मैंने क्या बोला, अगर ये 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए खुद ही ट्रू हो जाएगा। अगर मैंने n का वैल्यू 6 ले लिया तो फिर 7 के लिए ट्रू हो जाएगा। तो एक समथिंग चेन रिएक्शन नहीं बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि तो कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर मैंने बोला कि 1000 के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगर k का वैल्यू तुमने 999 ले लिया, अगर 999 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर 1000 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर मैंने दिखा दिया कि ये n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू इंप्लाई कर रहा है, तो फिर ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। और यही हमारा मेन जो थीम है इस पूरे चैप्टर का। इसी लॉजिक को हम यूज करके इस जो क्वेश्चंस है ना, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है, इन सारे फॉर्मूलाज को हम प्रूव करेंगे यही लॉजिक यूज करके। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ये हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन होगा नेचुरल नंबर में, ठीक है, पहले दिखाएंगे कि p1 के लिए ट्रू है। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब पहला टाइल गिर गया। उसके बाद हमने मान लेंगे कि pk के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब kth टाइल भी गिरा। अगर टाइल के केस में ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट है बट एक मतलब कनेक्ट करने के लिए kth टाइल भी गिर गया। अब अगर मैंने दिखा दिया कि अगर pk के लिए ट्रू है तो pk प्लस 1 के लिए अगर मैंने इसे प्रूफ कर दिया, इसे मैंने प्रूफ कर दिया कि ये भी ट्रू है। पहले बोला कि p1 के लिए ट्रू है, फिर मैंने बोला कि pk के लिए ट्रू है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये pk के लिए ट्रू है, इसका मतलब kth टाइल गिरा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया, फिर मैंने प्रूफ कर दिया कि pk प्लस 1 भी ट्रू है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ना ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर तुम n का वैल्यू 1000 डालो या 1 करोड़ डालो, दिस ये जो हमें रिजल्ट होगा ये ट्रू होगा। इसी बात को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि p1 इज ट्रू, इसको मैंने बोला कि p1 इज ट्रू, डेट इज pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए p1 ट्रू है। एंड सेकेंड में मैंने क्या बोला, सेकेंड में मैंने बोला कि लेट pn इज ट्रू
for n is equals to k also, that is pk is true. देखो P1 के लिए ट्रू, इसको चेक कर लिया, उसके बाद फिर हमने लेट किया, मान लिया कि Pn जो है ना n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है, इसको हमने एज्यूम किया। देन थर्ड स्टेटमेंट में या थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इफ द स्टेटमेंट is also true for n is equals to k plus 1, then by the method of PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for all n belongs to natural number। एक बार फिर से क्या बोला था मैंने कि पहली टाइल गिर गई, ठीक है, इसका मतलब P1 के लिए ट्रू। फिर मैंने बोला कि मान लिया हमने कि बीच का कोई kth टाइल भी गिरा, तो इसका मतलब कि Pk ट्रू। फिर मैंने बोला कि अगर kth टाइल गिरा तो k प्लस 1 गिरा। अब अगर मैंने k का वैल्यू 1000 डाल दिया तो 1000 टाइल गिरा तो 1001 टाइल भी गिरा। इसका मतलब कि अगर तुम इन्फानाइट टाइल्स डाल दो तो वो सारे इन्फानाइट टाइल्स गिर जाएंगे। मतलब क्या होगा कि उन सारे इन्फानाइट n के इन्फानाइट वैल्यूज़ के लिए थ्योरम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन होगा जो नेचुरल नंबर में, उसको पहला काम क्या करेंगे, P ऑफ n लिखेंगे। जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन होगा ना नेचुरल नंबर में, उसको सबसे पहले P ऑफ n बोलेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, चेक करेंगे कि P ऑफ 1 ट्रू है या फॉल्स है। मान लो कि P ऑफ 1 ही फॉल्स निकल जाए तो इसका मतलब फिर तब तो कुछ आगे ये सब करना ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया। अगर मैंने स्टेटमेंट को Pn बोला और n इज इक्वल टू 1 के लिए ही थ्योरम गलत हो जाए तब तो गलत ही हो गया, तब तो कुछ ये सब सेकंड और थर्ड पे जाना ही नहीं है। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या कि उसको n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर वो ट्रू हो गया तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो स्टेटमेंट जो है P ऑफ n इज इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, इसके लिए भी ट्रू है, ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको हमने लेट बोला है, एज्यूम किया है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये Pn ट्रू है बाय यूजिंग दिस सेकंड स्टेप। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सेकंड स्टेप को यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। नहीं कुछ समझ में आया, मारो गोली। क्वेश्चन देखो, अब क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा ये जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। मैं तुम्हें अभी जो एक एग्जांपल लेता हूं इसके बीच में, जैसे मैंने बोला है ना कि थ्योरम के बीच में भी एग्जांपल होते हैं। आई होप दिख रहा है तुम लोगों को। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, इसको मैं अभी प्रूफ करूंगा। अब जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से करूंगा, 1 बाय 1। एग्जाम्पल 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक एग्जाम्पल करूंगा, 8। उसके बाद ये देखो एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस है 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा A to Z, ठीक है। तो बस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ बने रहो और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके एग्जाम्पल में हमने एनसीईआरटी का फॉर एग्जाम्पल देखो एक क्वेश्चन लिया। एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन लिया, प्रूव यूजिंग पीएमआई, ठीक है। क्या हमें यूज करना है पीएमआई से, पीएन। क्या स्टेटमेंट है, 1 + 3 + 5 + 7 2n - 1 इज इक्वल्स टू n²। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, ये थ्योरी के बीच का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते पीएमआई से। अब देखते चलो, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब फर्स्ट काम क्या होगा, वो हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले इसको पी ऑफ एन जो स्टेटमेंट है ना उसको दोबारा लिखेंगे। पी ऑफ एन क्या बोला हमने, 1+3+5+7 प्लस ऑफ 2n-1 इज इक्वल्स टू n²। पहले तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अच्छा, इसमें भी बहुत बच्चों को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है कि ये समझ ही नहीं पाते कि ये लिखा हुआ क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको समझो। इसका ये मतलब है कि जैसे क्या लिखा है, जैसे ऐसे लिखा है ना 1+3+5+7, इसका मतलब समझो क्या है। अगर बहुत स्टूडेंट है उनसे पूछो कि लेफ्ट हैंड साइड में बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें कितने टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें n टर्म्स है, यहां पे क्या है n टर्म्स है, ये टोटल n टर्म्स है। और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है n²। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि n और फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का अगर तुम सम लोगे तो n² के इक्वल मिलेगा। पहले n ऑड नेचुरल नंबर का, n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो अगर मैंने n का वैल्यू 1 डाला तो इसका मतलब क्या है कि पहले एक नेचुरल नंबर का सम लोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1² के। ऑब्वियस सी बात है, 1 किसके इक्वल होगा, 1²। अगर तुम फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर का सम लोगे तो वो किसके इक्वल मिलेगा, फर्स्ट 2 मतलब 1+3, कितने ऑड नेचुरल नंबर लिया, 2 ऑड नेचुरल नंबर लिया, तो इसका सम क्या मिलेगा, इसको 4 लिखेंगे। कितने ऑड नेचुरल नंबर लिया, 2, तो ये 2² के इक्वल है। फिर 3 ऑड नेचुरल नंबर लिया, 1+3+5, कितने ऑड नेचुरल नंबर लिया, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर लिया, तो ये किसके इक्वल है, 9, इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 3²। पहले ये 3 ऑड नेचुरल नंबर लिया तो 3², फिर पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर को लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 16, 4² के। इसी को जनरलाइज कर दिया गया है 1+3+5+7, nth ऑड नेचुरल नंबर को लिखते हैं हम 2n-1, ये किसके इक्वल, n² के। इसको अब हमें प्रूफ करना है। पहले तो ये समझो कि ये लिखा हुआ क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब क्या है कि अब आते हैं अपने स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में इसको बोलेंगे P ऑफ 1। P ऑफ 1 क्या है हमारा, मतलब कि पहला ऑड नेचुरल नंबर, एक ही ऑड नेचुरल नंबर लेना है जो कि 1 है, तो यहाँ पे हमें यहाँ भी क्या डालना है, 1², ठीक है, विच इज़ ट्रू, क्या हमारा, विच इज़ ट्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 1 तो यही बोल रहा है ना, P1 इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि P1 इज ट्रू, P1 हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 बोल रहा है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप 2 में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये जो मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, ये सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड, जो भी सीबीएसई बोर्ड हो या जेके बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे तुम्हें कोई भी बोर्ड हो, अगर तुम्हें गुजरात बोर्ड हो, उन सब के लिए जो अगर ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले याद रखो सारे बोर्ड के लिए बुक एक ही एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड में, तो जिस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी मेथड से तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसी सेम कॉपी करना है तुम्हें, ठीक है। 2 है, या तो मैं जो कॉपी कर लिख रहा हूँ सेम कॉपी करो, या तो फिर एनसीईआरटी से कॉपी करो, किसी दूसरे तीसरे बुक से कॉपी नहीं करना है। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इसमें तो 4 स्टेप छोड़ दोगे तो भले ही तुमने सब कुछ सही किया हो, 1-2 स्टेप बीच का उड़ा दोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है, स्टेप 2 में आ जाते हैं। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट अस अज्यूम, क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट P of n is true for n is equal to k also। हमने ये अज्यूम किया, यहाँ पे बोला था ना कि लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे हमने बोला लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के ऑल्सो, दैट इज पी के इज ट्रू। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है, दैट इज पी के इज ट्रू। ठीक है, तो पी के है क्या, पी के है हमारा क्या, पी के कुछ नहीं है, पी एन में जहां जहां एन है वहां वहां क्या डाल दो, तुम के डाल दो तो पी के आ जाएगा। तो पी के क्या है, पी एन में जहां जहां एन है वहां वहां के डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस 2n - 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 2k - 1 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ऐसे डाल दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पी के। फिर से बोल रहा हूं, पी के कैसे लिखेंगे, पी एन में जहां जहां है वहां वहां क्या डाल दो, के डाल दो, तो क्या मिल जाएगा, पी के मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन एजम्पशन। क्या बोलते हैं इसे हम, इंडक्शन एजम्पशन। और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब बच्चों आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ, ध्यान से देखो बात को, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true, Pn is true for n is equal to k plus 1 also। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1 also, that is P of k plus 1 is true। मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, हमने क्या किया अभी तक। सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन था उसको P of n बोल दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमने P1 पे चेक किया, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा P1, उस पे चेक किया, करेक्ट मिल गया। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, सेकंड स्टेप में हमने अज्यूम किया कि जो हमारा Pn है वो क्या है, n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है, मतलब P of k इज ट्रू। अब P of k लिखेंगे कैसे, Pn में जहां जहां n है, फिर से बोल रहा हूं, Pn पे जहां, Pn में जहां जहां तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में जहां n दिख रहा है और राइट हैंड साइड में जहां पे तुम्हें n दिख रहा है वहां पे k डाल दो, तो क्या आ जाएगा, P of k आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन एजम्पशन। फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो P of n है उसको n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे। किसके हेल्प से, पीके के हेल्प से, इसके हेल्प से। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 इज ट्रू विद द हेल्प ऑफ दिस pk, इस pk के हेल्प से। तो जो हमें प्रूफ करना है पहले उसको मैं लिख लेता हूं। अब फिर समझो ध्यान से, pk प्लस 1 को मैं लिखता हूं, इसको हमें प्रूफ करना है। pk प्लस 1 है क्या, पहले तो pk प्लस 1 में क्या होगा, कितने टर्म्स होंगे pk प्लस 1 में, pk में कितने टर्म्स हैं, k टर्म्स हैं। P ऑफ n में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो P ऑफ k प्लस 1 में कितने टर्म्स होंगे, k प्लस 1 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे k टर्म्स तक, 1 टर्म, 2 टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके गए। कितने टर्म्स तक गए, यहां तक तो आ गए 2k - 1। यहां तक कितने टर्म्स तक गए, यहां तक तो k टर्म्स तक गए। अब ये तो k टर्म्स तक है, अब एक आगे लिखना है ना हमें, कौन सा टर्म लिखना है, k प्लस 1 टर्म। तो k प्लस 1 टर्म को कैसे लिखेंगे, ये जो kth टर्म है ना, kth टर्म, इसमें इस k की जगह k प्लस 1 डाल देंगे। याद है 10th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते थे हम लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर था, उसमें क्या बोलते थे,
ऐसे करके हमारे पास जो nth टर्म होता था, याद करो 10th क्लास की बात बता रहा हूँ, मान लो nth टर्म हमारे पास आ जाता था 5n + 6, तो n का वैल्यू 4 डालते थे तो कौन सा टर्म, n की जगह 4 डालते थे तो फोर्थ टर्म आ जाता था, 5 × 4 + 6। n की जगह 5 डालते थे तो क्या हो जाता था, फिफ्थ टर्म आ जाता था। तो यहाँ पे क्या है, kth टर्म क्या है, यही तो जनरल टर्म है ना हमारा। an क्या होता था, हमारा जनरल टर्म होता था, देख लो ये जनरल टर्म है। यहाँ पे तुम k का वैल्यू 1 डालोगे ना तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, k का वैल्यू 2 डालोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, k का वैल्यू 3 डालो, डाल के देखो 3 × 2 = 6 - 1 थर्ड टर्म आ जाएगा। अब ये क्या हमारा kth टर्म है। अब मैं इस k की जगह k + 1 डालूंगा तो k + 1th टर्म आ जाएगा। k की जगह अगर मैं 3 डालूं तो थर्ड टर्म आ गया, k की जगह 4 डालूं तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो k की जगह k + 1th टर्म डालूं, k + 1 डालूं, k की जगह क्या डालूं, k + 1, तो कौन सा टर्म आ जाएगा, k + 1th टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो यहां पे हमने क्या किया, 2। अब फिर बच्चे गलती क्या करते, वो ऐसे लिखेंगे k + 1 - 1 ऐसे लिख देंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। इस k की जगह k + 1 डालना है ना, तो ये ब्रैकेट में होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया kth टर्म। ये कौन सा टर्म है, kth टर्म है। अच्छा, इस k की जगह अगर तुम k - 1 डालोगे तो इससे जस्ट पहले वाला k - 1th टर्म आ जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा टर्म है हमारा, k + 1th टर्म है। आगे बात समझ में। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हो गए, k + 1 टर्म हो गए। तो अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में k टर्म्स था तो यहाँ पे क्या था, k था। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, k + 1 टर्म्स है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना होगा, k की जगह k + 1 डालना होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, p ऑफ k + 1 मिला। अब ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ। आ रही बात समझ में, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk + 1, pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7, क्या हमारे पास 2k - 1 प्लस ऑफ, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 2k + 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2k + 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से डाल सकते हैं। ये देखो, ये k² डाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने डाल दिया k²। ठीक है, और ये प्लस क्या हो गया, 2k + 1 हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, k² + 2k + 1। तो ये क्या हो गया, ये तो k + 1 का होल स्क्वायर आ गया। देख लो, k + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, k² + 2k + 1। तो ये क्या हमारा राइट हैंड साइड ऑफ pk + 1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true। ठीक है, pk + 1 ट्रू है, कब ट्रू है, जब pk ट्रू है। कैसे, क्योंकि हमने pk + 1 को प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लिया है, pk का ही तो हेल्प लिया है। दिस इंप्लाइज डैट, अब लिखेंगे फाइनल, pn इज ट्रू, या फिर ऐसे लिखो कि pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा अब हो गया हेंस प्रूफ। आ रही है बात समझ में। अब मैं बता रहा हूं, इस टाइप देखो, pn, ये जो हमारा जो PMI है ना, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे पूरे चैप्टर में। एक क्वेश्चन होगा जो अभी मैंने करके दिखाया, इसमें क्या है, बीच में इक्वालिटी है। सेम लॉजिक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना इक्वालिटी के, मैंने क्या बोला, मैंने तो बोला कि मैं तो अब जो भी हम लोग चैप्टर करेंगे उसमें मैं NCERT के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व A to Z, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे वो डिफरेंट टाइप के हो। ठीक है, पूरा NCERT का तुम्हारे पास ना सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और ये जो नोट्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका PDF बना के लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वो लिंक तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से तुम सीधे क्या कर सकते हो,
पीडीएफ तुम ये जो मैं नोट्स है ना, इस पीडीएफ को तुम क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि मैंने क्या बोला कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व होगा, जो अभी हमने किया है। सेम लॉजिक है, चाहे अब बाकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है ना, देख लो यहाँ पे दिखाता हूँ। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे ये देखो, ये इक्वलिटी इक्वलिटी, ये जितने भी इक्वलिटी दिख रहे हैं ना तुम्हें, सेम लॉजिक लगेगा जो अभी किया है। ये देखो, ये इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, सेम लॉजिक लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, सेम लॉजिक है, कोई चेंज नहीं। ये तो हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगा, जैसे इस टाइप का देखो, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी इन्वॉल्व होगा या मल्टीपल इन्वॉल्व होगा। तो तीनों टाइप के मैं क्वेश्चन करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके।